कई सालों से भारत यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए मांग कर रहा है, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के लिए यूएनएससी के अंदर नॉन परमानेंट सीट यानी कि अस्थायी सदस्यता का अभियान शुरू कर दिया है। अब सवाल है कि जो भारत लगातार परमानेंट सीट के लिए मांग कर रहा है, आज के डेट में उसे अस्थायी सीट के लिए भी अभियान शुरू करनी पड़ रही है। इसकी तैयारी क्यों करनी पड़ रही है, आखिर क्यों यह अस्थायी सीट इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, और जब भारत परमानेंट सीट चाहता है तो फिर टेम्पोररी सीट के लिए यह चुनाव क्यों लड़ रहा है, क्या यहीं से हमारा रास्ता परमानेंट के लिए बनेगा। और क्योंकि टेम्पोररी जो मेंबरशिप है ये तो सिर्फ 2 साल के लिए है और हमें तो परमानेंट सीट चाहिए, और उसके लिए जो हमारे रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्या वह टेम्पोररी सीट मिलने से सॉल्व हो पाएंगे, किस हद तक हम लोगों को यह मजबूती मिलेगी, इसको समझेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो टेम्पोररी सीट मिलने वाला भी है यूएनएससी के अंदर, हमें उसमें भी पहले फाइट करना है, और फाइट भी ऐसे देश के साथ है जिसके साथ एक झटके में 57 मुस्लिम देश साथ में खड़े हैं, जैसे कि तजाकिस्तान का नाम है। ये जो देश है जिसके साथ भारत की फाइट होने जा रही है यूएनएससी के अंदर नॉन परमानेंट सीट के लिए यानी कि अस्थायी सीट के लिए, वह तजाकिस्तान है। और यह तजाकिस्तान ओआईसी का मेंबर है, जिसके अंदर तकरीबन 57 कंट्रीज़ हैं जो कि लगातार कश्मीर और भारत को लेकर के तरह तरह के बयान देते हैं, पाकिस्तान के प्रभाव में रहते हैं। तो यहाँ पर भारत के लिए जीत जो है टेम्पोररी सीट के लिए भी मुश्किल नज़र आ रही है क्या, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब सवाल है कि वर्तमान में भारत के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं, क्योंकि यह लड़ाई न केवल इज्जत की है बल्कि प्रतिष्ठा के साथ साथ अपने पावर का और जियोपॉलिटिकल जो कूटनीति है उसकी भी ताकत दिखाने की है। तो यहाँ पर फ्रांस भारत के साथ नज़र आ रहा है, ब्रिटेन भी भारत के साथ खड़ा है। और अगर भारत जीत गया इसमें तो फिर भारत को क्या क्या फ़ायदे होंगे, भारत क्यों जयशंकर जी इसके लिए अभियान क्यों चला रहे हैं, और यह भारत के लिए इसमें जीत क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको समझेंगे। और फिर भारत की जीत को रोकने के लिए चीन कैसे इस पूरे खेल को बिगाड़ सकता है, चीन और पाकिस्तान मिलकर के ये लोग कैसे यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, इसको समझेंगे। और दूसरी बात ये भी एक इम्पॉर्टेंट है जिसकी हम चर्चा आज करने वाले हैं कि भारत को कभी अमेरिका और ये रूस ये दोनों ने मिल करके, यूएसएसआर ने मिल करके परमानेंट सीट का अनौपचारिक ऑफर दिया हुआ था। इसे लेकर के कई सारे बात चलती रहती है कि ऑफर दिया गया था, लेकिन उस वक्त क्यों भारत ने इसे ठुकराया। और आज अगर आप परमानेंट सीट पाने की कोशिश करते हैं तो उसमें 3 कौन सी प्रमुख प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसके कारण भारत वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, इसे भी जानेंगे। और फिर देखिए, भारत अब तक 8 बार तकरीबन यूएनएससी का टेम्पोररी मेंबर बन चुका है, तो 8 बार में हमें क्यों नहीं परमानेंट हम इसको कन्वर्ट कर पाए, और ये 9वीं बार अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हमें ऐसा क्या मिल जाएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। आइए डिस्कस करते हैं। अगर आप देखें तो भारत ने 2028-29 के लिए यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता का अभियान शुरू कर दिया है, और इसके लिए जयशंकर जी प्रॉपर एक्टिवेट हो चुके हैं। अभियान की शुरुआत उन्होंने विदेश मंत्री जी ने न्यूयॉर्क में की है, और भारत ने अपने इस अभियान को शांति विजन का नाम दिया है। लेकिन यहाँ पर जीत बहुत बड़ी है, शांति विजन के अंदर कुछ मकसद भी है, कुछ मिशन भी हैं, उसको समझेंगे। और सबसे बड़ा सवाल सबके मन में यही उठ रहा है कि जब भारत परमानेंट सीट चाहता है, परमानेंट सीट के लिए वीटो पावर के लिए अगर हम इतने दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर आज टेम्पोररी सीट हमें प्राप्त करने के लिए चुनाव क्यों लड़ना पड़ रहा है, क्या हमारी इतनी कमज़ोर है स्थिति। तो सवाल यही है। देखिए, इसका जवाब ये है, ये जो 2 साल की सीट है ना, ये परमानेंट सीट की एक बड़ी तैयारी आप कह सकते हैं इसको। हालांकि 8 बार हम पहले भी बन चुके हैं इस पर, लेकिन इस वक्त अगर जो माहौल बना हुआ है, चारों तरफ से जो हंगामा हो रहा है कि भाई आप रिफॉर्म कीजिए, अब कब तक ये पुराने सिस्टम को लेकर के चलाएंगे, तो उसे लेकर के यहाँ पर टेम्पोररी मेंबरशिप जो है या परमानेंट मेंबरशिप की दावेदारी मजबूत करती है, ऐसा कई लोग इसको मानते हैं। और फिर भारत की जो ग्लोबल क्रेडिबिलिटी है उसे बढ़ाने के लिए भी एक बहुत बड़ा मंच है, क्योंकि जब भारत को यह सीट मिल जाएगा फिलहाल नॉन परमानेंट सीट, तो भारत यहाँ पर अपनी कूटनीति को और भी ज़्यादा कैसे मजबूत करेगा, इसे हम लोग आगे जानेंगे। अब जो सवाल है कि टेम्पोररी सीट से भारत को क्या मिलेगा, तो देखिए, टेम्पोररी मेंबर बनने पर भारत को तकरीबन 2 साल तक सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग राइट मिलेगा। भारत इसी के साथ साथ युद्ध प्रतिबंध और जो पीस कीपिंग है और साथ में जो ग्लोबल सिक्योरिटी है, इस पर सीधे सीधे वोट भी दे सकेगा। और अगर भारत यूएनएससी का सदस्य नहीं होता तो फिर वह सिक्योरिटी काउंसिल के फैसलों पर सीधे वोट नहीं दे सकता था। यही सबसे बड़ी डिफरेंस हो जाती है, क्योंकि अगर आप देखें तो वोटिंग का अधिकार हमेशा से सिर्फ 15 मेंबर्स के पास होती है, जिसमें से 5 तो परमानेंट ही हैं जो अपना सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, नए लोगों को घुसने भी नहीं देते हैं। लेकिन इनके साथ साथ 10 टेम्पोररी मेंबर्स भी उसमें होते हैं, यानी कि कुल 15 देशों के पास ये वोटिंग राइट होती है। और टेम्पोररी पावर मेंबर बनने का मतलब ये है कि भारत को 2 साल तक युद्ध को लेकर के, सैंक्शंस को लेकर के, पीस कीपिंग को लेकर के और ग्लोबल सिक्योरिटी जैसे अहम मुद्दों पर वोटिंग का अधिकार मिल जाता है। और यही वोटिंग पावर भारत को ग्लोबल डिसीजंस को प्रभावित करने और अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाने का भी मौका देती है।
यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें अपने वोटिंग पावर का इस्तेमाल करके हम कई देशों को आगे बढ़ा सकते हैं, उनके साथ दोस्ती को मजबूत कर सकते हैं और साथ ही अपने जो विदेश नीति है उसको में हम एक नई ऊंचाई दे सकते हैं। तो इसको सही तरीके से हमें यूज करना आना चाहिए। और इसलिए अगर आप देखें तो टेम्पररी मेंबरशिप सिर्फ 2 साल के सीट नहीं आप इसको मान सकते हैं, बल्कि ग्लोबल डिसीजन मेकिंग टेबल पर भारत की एक सीधी एंट्री आप कह सकते हैं। 2 साल के लिए तो सीट है ही ऑफिशियल तरीके से, लेकिन ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में इतने लंबे समय के बाद हमें ये मौका फिर से अगर मिल सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और परमानेंट सीट मिलने तक अगर आप देखें तो टेम्पररी जो मेंबरशिप है यही भारत की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक पावर है और प्रैक्टिकल एक तरीके से ग्राउंड भी आप कह सकते हैं। इसका इस्तेमाल करके भारत यह साबित करेगा कि कैसे हमें जब हम परमानेंट मेंबर बन जाएंगे, जब हमें परमानेंट सीट मिल जाएगी तो हम कैसे दुनिया को बदलने में काम कर सकते हैं। तो भारत को यहाँ पर ग्लोबल नेगोशिएशंस की दिशा तय करने का मौका मिलेगा हमें अच्छे लेवल पर, और साथ ही में भारत नए डिप्लोमेटिक अलायंसेस भी बनाएगा और यूएनएससी रिफॉर्म की मांग को दुनिया के सामने और मजबूती से भी रखेगा, जिसके लिए लगातार भारत मांग उठा रहा है। खुद यूएनएससी के अंदर भी, यूएन के अंदर भी जो बड़े बड़े लोग हैं ये इस चीज़ को मांग तो करते हैं, लेकिन जो P5 हैं वह अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। वह कभी कभी बोल तो देंगे हाँ भारत को देना चाहिए, लेकिन फिर इसे लेकर के कोई बड़ा कदम उठाने नहीं देते हैं। चाइना इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है और परमानेंट सीट के लिए यहाँ पे क्षमता साबित करने का ये मौका मिल जाएगा। अगर भारत को यहाँ पर टेम्पररी सीट मिल जाती है 2 साल के लिए भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब सवाल है कि यूएनएससी क्यों इतनी शक्तिशाली संस्था है। तो देखिए, यूएनएससी दुनिया के सबसे ताकतवर संस्था आप इसको कह सकते हैं और इसका मुख्य काम है ग्लोबल पीस को मेंटेन करना और इंटरनेशनल सिक्योरिटी बनाए रखना। और यही संस्था है जो कि इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाने का भी इसके पास अधिकार होता है और ये पीस कीपिंग मिशंस को भी मंजूरी देता है कि कहाँ पे किस देश में सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पीस कीपिंग मिशंस को चलाया जाए। जैसे कि आप देखेंगे इजराइल को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे चल रही है और भी जगह पे चल रही है, अफ्रीका के अंदर। फिर पहली बार यहाँ पे बड़ी चुनौती है लेकिन इस वक्त भारत के सामने, इसमें परमानेंट सीट, ये टेम्पोररी सीट मिलना इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि यूएनएससी बहुत सारे डिसीजंस को लेगा, उसमें अगर भारत की वोटिंग पावर है तो उसके पास बहुत बड़ी ताकत है एक तरीके से। और ये जो टेम्पोररी सीट है इसे पाने के लिए भी मुकाबला करना है भारत को, और भारत के सामने सीधे सीधे तजाकिस्तान खड़ा है। और एशिया पैसिफिक अगर ग्रुप में देखें तो केवल एक ही सीट उपलब्ध है, हर एक क्षेत्र के हिसाब से सीटिंग की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो एशिया पैसिफिक ग्रुप में अगर आप देखें तो तजाकिस्तान अवेलेबल है और इसलिए मुकाबला सीधे यहाँ पर हेड टू हेड बताया जा रहा है। और इसी कारण है कि भारत इतनी पहले से, और खुद विदेश मंत्री जी इस पूरे अभियान को चला रहे हैं ताकि भारत को किसी भी कीमत पर यहाँ पर जीत हासिल हो जाए। अगर आप भारत के सामने तजाकिस्तान की ताकत देखें तो तजाकिस्तान को ओआईसी के कई देशों का समर्थन मिल सकता है, क्योंकि ओआईसी एक बहुत बड़ा संगठन है यूएन के बाद, माना जाता है इसमें तकरीबन 57 सदस्य मौजूद हैं। और पाकिस्तान पूरी ताकत के साथ तजाकिस्तान के पक्ष में लॉबिंग करेगा ताकि भारत को वह नहीं पहुंचने दे, इसके लिए वह कोशिश जरूर करेगा। और साथ ही में जो तुर्की अजरबैजान है वह भी तजाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये लोग नेचुरल तौर पर भारत के खिलाफ काम करते हैं। तो फिर अगर आप आगे देखें तो मध्य एशिया के अंदर भी जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पर भी तजाकिस्तान के साथ वे लोग रीजनल सोलिडरिटी दिखा सकते हैं, क्योंकि वे उसके पड़ोसी हैं। तो ये सब हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि तजाकिस्तान एक ओआईसी का मेंबर तो है, लेकिन उसकी अधिकांश, क्योंकि उसकी अधिकांश जो आबादी है वो मुस्लिम है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तजाकिस्तान की सरकार सेकुलर है और वह देश के अंदर कई सारे जो धार्मिक राजनीति है उस पर प्रतिबंध लगा चुकी है। उनका कहना है कि हम लोग सेकुलर तो रहेंगे, मुस्लिम देश तो है लेकिन हम सेकुलर भी रहेंगे और साथ ही में अपने अंदर में कोई भी ज़्यादा धार्मिक राजनीति वगैरह ये सब नहीं चलने देंगे। तो ये तजाकिस्तान करता है, जिसके कारण जो कट्टरपंथ है ओआईसी के अंदर जो ब्लॉक, ये पाकिस्तान, तुर्की, ये सब ये लोग हो सकता है कि उसको प्रॉब्लम दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मुस्लिम के नाम पर ये लोग उसके तरफ जा सकते हैं। और इसलिए अगर आप देखें तो ओआईसी का मेंबर होने का मतलब यह नहीं है कि तजाकिस्तान हमेशा से पाकिस्तान या तुर्की की लाइन पर ही चलेगा। वह सेकुलर है, वो अपना इंडिपेंडेंट यहाँ पे छवि बना करके रखता है। तो सभी मुस्लिम कंट्रीज का वोट जो है तजाकिस्तान को ही मिलेगा ओआईसी के अंदर, ऐसा मान लेना मेरे हिसाब से सही नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंडिया की जो मजबूत डिप्लोमेसी है, मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही कि इंडिया के सामने तजाकिस्तान की ताकत बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी जो ओआईसी के उसका समर्थन है वह गेम को इधर उधर कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अंत में भारत को बहुत बड़ी जीत मिलेगी, क्योंकि इंडिया की जो मजबूत डिप्लोमेसी है उसके कारण कई मुस्लिम देश भी अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर भारत का ही समर्थन कर सकते हैं। अभी जिस तरीके से सिचुएशन बिगड़ी थी उसमें ओमान, यूएई ऐसे देश जो हैं वो भारत के साथ बहुत मजबूती के साथ जुड़ चुके हैं और ये लोग लगातार भारत को गैस, तेल वगैरह सप्लाई कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि जो ये प्रॉपर जो ये चुनाव होगा इसमें रीजनल से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेसी और नेशनल इंटरेस्ट तय करेंगे कि किसे वोट मिलेगा और कौन जीतेगा। और इसमें विदेश मंत्री जो जयशंकर हैं और भारत का जो कूटनीति है
इसमें निश्चित तौर पर तजाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ेगा। अगर आप देखें तो ओआईसी में क्या होगा, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि ओआईसी बाहर से एकजुट तो दिखता है, लेकिन कई मामले पर इनके अपने मतभेद भी चल रहे होते हैं। अब देखिए फिर यूएन के अंदर अगर आप देखें तो एक सेक्रेट बैलेट होता है, जिससे कि अब ये डिसाइड नहीं कर सकते कि किसने किसे वोट दे दिया। तो इसलिए सभी मुस्लिम देश एक जैसा वोट नहीं करेंगे और भारत ओआईसी के अंदर भी समर्थन जुटाने की कोशिश करेगा। और मैं समझता हूँ कि एक बड़ी मात्रा में वहाँ से वोट बैंक अपना ये इकट्ठा कर सकता है। और इसी के लिए अभी हाल ही में जयशंकर जी गल्फ कंट्रीज पहुँचे थे, जहाँ पर वो कई सारे देशों की यात्रा किए हैं, कतर गए थे और भी देशों में गए हुए हैं। फिर उसके बाद उनका यूरोप पहुँचे, फिर अमेरिका से जाकर के उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चुनाव होने जा रहा है भारत के लिए, जिसमें भारत की जीत तो तय है, लेकिन फिर भी एक बड़ी जीत हो और बड़ी कूटनीतिक जीत हो, इसकी तैयारी में शुरू हो चुकी है। अगर आप तजाकिस्तान के मामले में भारत की ताकत को देखेंगे तो भारत को कई बड़े देशों का समर्थन मिल चुका है। अमेरिका का समर्थन मिलने की उम्मीद है, फिर फ्रांस भारत के साथ खड़ा है, ब्रिटेन भी भारत के साथ खड़ा नज़र आ रहा है। अधिकांश जो यूरोपीय देश हैं वो भी भारत के साथ हैं, क्योंकि अभी जो ट्रेड डील हुई है यूरोप के साथ, महा ट्रेड डील, इसे लेकर के रशिया तो हमेशा ही भारत के पक्ष में ही रहेगा। जा सकता है, हालांकि तजाकिस्तान को भी वो चुन सकता है, लेकिन रशिया मैं समझता हूँ कि भारत को ही समर्थन देगा। ऑस्ट्रेलिया पहले ही समर्थन दे चुका है। यूरोप के अंदर कई देश हैं, ऑस्ट्रिया वगैरह, ये भी समर्थन दे चुके हैं। फिजी, श्रीलंका जैसे देश भी भारत का समर्थन यहाँ पर दे चुके हैं। तो ये इससे भारत की ताकत यहाँ पर बढ़ी है और इसको और भी ज़्यादा मजबूत समर्थन हो, कन्फर्म सीट हमारा हो वहाँ पर, इसे लेकर के अभियान चल रही है। और गल्फ देशों के अंदर भी मैंने आपको बताया कि अभी हाल ही में जयशंकर जी वहाँ पहुँचे और कई देशों का यात्रा धराधर वह कर रहे हैं। इसका मतलब वही है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हमें मिले। गल्फ देशों में अगर आप देखें तो विशेष करके फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों के पास अभी एनर्जी और सब कुछ है और अभी जो क्राइसिस चल रहा है, ऐसे में इनके साथ तालमेल बिठाकर चलना जरूरी है, जिसमें कि यूएई भारत का मजबूत रणनीतिक साझेदार बन चुका है। सऊदी अरबिया की अगर आप बात करें तो भारत के सबसे अहम आर्थिक साझेदारों में शामिल है। सऊदी अरबिया तो चाहता है कि भारत उसका तेल खरीदे, भारत उसका सब सारा मटेरियल खरीदे वगैरह, लेकिन भारत के पास जहाँ पे सस्ता, जहाँ पे बेहतर फ्रेंडशिप मिलता है, वहीं से अभी मैं देख रहा हूँ कि सप्लाई लिया जा रहा है। बहरीन की बात करें तो वहाँ भी संपर्क बढ़ा है। कुवैत, ओमान, कतर, ये सभी जगहों पे अभी जयशंकर जी का दौरा भी हो चुका है। और इजिप्ट भी भारत का समर्थन कर सकता है, जो कि भारत के अंदर उसके जो राष्ट्रपति हैं वो 26 जनवरी को आ चुके हैं काफ़ी पहले, और इजिप्ट के साथ भारत के जो रिलेशन है मजबूत हैं। फिर अगर आप देखें तो जो ग्लोबल स्ट्रेटजी है, इसमें भी भारत ग्लोबल साउथ की प्रतिनिधि बता रहा है खुद को। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिसको कि एक तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज हमेशा से दबाने की कोशिश करते हैं, उन पे हमले कर देते हैं ये लोग जानबूझ करके, उनके रिसोर्सेज को छीन करके ले जाते हैं। जैसे देखिए वेनेजुएला में क्या हुआ, आज यूक्रेन में क्या हो रहा है। तो इस कारण जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने की मांग भी की जा रही है। और भारत कहता है कि जो मौजूदा ग्लोबल ऑर्डर है वो पुराना हो चुका है, यहाँ पर 3-4 देशों के पास अब ताकत नहीं रहनी चाहिए, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होनी चाहिए। और साथ ही जियोपॉलिटिक्स को यूएनएससी में सही प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, ये भारत का आरोप है, इसको बदलने की ज़रूरत है। इस पर लगातार, इसमें ग्लोबल साउथ को भारत ये नहीं बोलता केवल मुझे ही दे दो, बल्कि अफ्रीका से लेकर के और भी देशों की मांग भारत की तरफ से लगातार मजबूत की जा रही है। अब सवाल है कि भारत अगर इस चुनाव को जीत गया तो फिर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहला जो है वो निश्चित तौर पर भारत पाकिस्तान को काउंटर करेगा, टेररिज्म पर फोकस करेगा। और जो पाकिस्तान के अंदर जो अज्ञात हमलावर हैं, जो चुन करके भारत के दुश्मनों को वहाँ पर पहले ही ठोक देते हैं, जो भारत के अंदर हमला करने की प्लानिंग भी कर रहे होते हैं, मुझे लगता है कि ऐसे अज्ञात हमलावरों को भी ताकत मिलेगी और उन्हें एक जरिया मिलेगा कि क्यों पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ करना ज़रूरी है। फिर इसके साथ अगर आप देखें तो जो पीस कीपिंग रिफॉर्म्स है उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा और इस पर भारत अपने हिसाब से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, वोटिंग करेगा। फिर जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत, अगर आप देखिए होर्मुज़ में जो संकट है उसमें भारत के नाविक कितने सारे मारे गए और इसे लेकर के लगातार हंगामा भी किया जा रहा है। फिर जो परमानेंट सीट है, इसकी दावेदारी भी यहाँ से मजबूत कर सकेगा। अगर कोई प्रस्ताव आता है, कोई प्लान आता है, तो उसे एक्शन बनाने की कोशिश, उसे लागू करने की कोशिश कराएगा भारत अपने वोटिंग के दम पर, अपनी आवाज़ के दम पर। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भारत यहाँ पे पहुँचेगा, अगर जीतता है तो ये गेम चेंजर होगा इस बार। और देखना होगा कि भारत कैसे आगे इसको संभालता है पूरे मोर्चा को। अब सवाल है कि चीन क्या कर सकता है। तो देखिए, चाइना खोल करके भारत का समर्थन तो नहीं करेगा। वो शुरुआत में बोल सकता है कि भाई हम भारत के साथ हैं वगैरह, बोलता आया है, भारत को परमानेंट सीट मिलना चाहिए। चाइना ब्रिक्स के मंचों पर ये चीज़ बोल देता है। और लेकिन सच्चाई यही है कि चीन पहले भी परमानेंट सीट का विरोध करता रहा है और आशंका है कि चाइना पर्दे के पीछे से भारत के खिलाफ लॉबिंग भी कर सकता है। और जो BRI के जो उसने जो जितने सारे देशों को कर्ज दिए हुए हैं, उन देशों पर चाइना दबाव बना सकता है। उस पर ये देश जो है उसके कंट्रोल में रहते हैं।
चाइना जैसे कि अफ्रीका के अंदर एशिया के कुछ देशों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है चाइना और पाकिस्तान मिलकर के। पाकिस्तान तो खैर नहीं कर पाएगा बहुत ज़्यादा, लेकिन चाइना कुछ हद तक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। और यही कारण है कि भारत की एक्टिविटी तेज हो गई है चुनाव को जीतने के लिए। अगर आप इतिहास को देखें तो जिस टेम्पररी सीट के लिए आज भारत को चुनाव लड़ने पड़ रहे हैं, फाइट करने पड़ रहे हैं, वहाँ पर भारत को परमानेंट सीट ऑफर किया गया था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस भारत को कभी अमेरिका और यूएसएसआर ने परमानेंट सीट की अनौपचारिक ऑफर दी थी, वहीं भारत आज सिर्फ टेम्पररी मेंबरशिप के लिए संघर्ष क्यों कर रहा है, टेम्पररी मेंबरशिप के लिए इतना फाइट क्यों कर रहा है। देखिए 1950 में अमेरिका ने भारत को परमानेंट सीट देने का अनौपचारिक सुझाव दिया था। इससे लेकर के कई सारी बातें होती रहती हैं। फिर 1955 में भी जो तत्कालीन जो रशिया ये सोवियत यूनियन थी, तो उसने भी भारत को 6th परमानेंट मेंबर बनाने की विचार रखी थी वहाँ पर। लेकिन जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने दोनों प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, ऐसा कई लोगों का मानना है। यहाँ पर नेहरू का मानना ये था कि चाइना को बाहर रख करके आप यूएनएससी में बदलाव उचित नहीं कर सकते हैं और पहले बीजिंग को उसकी जगह मिलनी चाहिए। फिर अगर आप देखें तो 1971 में आखिरकार पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को यूएनएससी का परमानेंट सीट भी मिल गया और आज स्थिति बिल्कुल उलट चुकी है। चाइना परमानेंट मेंबर बन चुका है और वहीं भारत की परमानेंट मेंबरशिप का सबसे बड़ा विरोधी बन चुका है। और आज टेम्पोररी मेंबरशिप भी अगर भारत नहीं बनता है तो उसमें भी चाइना बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, बहुत बड़ा रोड़ा क्रिएट कर सकता है, ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे समझ लेना जरूरी है कि आप अगर जियो पॉलिटिक्स को उस वक्त नेहरू समझे नहीं थे, उस वक्त उन्होंने चाइना का जो असली चरित्र है उस पर ध्यान दिया नहीं था, वो समझे नहीं थे कि जियो पॉलिटिक्स कैसे खेला जाता है और चाइना क्या क्या कर सकता है। आज भी भारत उसी कारण सतर्क रहता है। देखिए कई बार नाटो में भारत को डालने की कोशिश की जाती है, कई बार जो पश्चिमी देश हैं वो गुट बनाते हैं ताकि भारत को किसी न किसी सैन्य गुट में शामिल कर दिया जाए, लेकिन भारत सतर्क रहता है। भारत को पता है कि चाइना या रशिया नाराज हो जाएंगे, लेकिन कल को क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। ऐसे ही जो है सो नेहरू उस वक्त कहीं ना कहीं एक तरीके से वो सतर्क रहते थे। उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि जो पश्चिमी देश हैं वो भारत को परमानेंट सीट दे करके और चाइना के साथ खटपट कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चाइना और भारत का उस वक्त दोस्ती चलती थी। तो ये भी चीज़ था और भी कई सारे कारण इसके पीछे हैं। दूसरी बात ये भी है कि भारत अपने आप को संभाल रहा था और यूनाइटेड नेशन में अभी सिचुएशन वैसी थी नहीं, तो भारत सोचा कि जाने तो इसमें जो मजबूत है उसी को जाने दो। तो उस वक्त उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस शायद नहीं दी गई, लेकिन आज के डेट में अगर आप देखें तो आज वहीं चाइना भारत को टेम्पोररी मेंबरशिप भी ना मिले इसकी पूरी कोशिश करता है। पर्दे के पीछे से एक से बढ़कर एक चाले चलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है जियोपॉलिटिक्स को समझना, अंडरस्टैंड करना, कैसे रियलिटी कैसे होता है, रियलिटी कैसे चलती है इसमें। और यही कारण है कि जयशंकर अभी एक्टिव है और उन्हें पता है कि अगर हम अभी से अलर्ट नहीं रहेंगे, अभी से ही अगर हम अभियान नहीं चलाएंगे तो चुनाव में हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं हो सकती है जितनी होनी चाहिए। यूएनएससी के अंदर जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके बारे में आपको पता है, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, ये लोग हैं, रशिया। लेकिन जो टेम्पररी मेंबर्स हैं इसमें यूएनएससी के अंदर 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं और इनका कार्यकाल जो है 2 साल के लिए होता है। इसी के लिए भारत फाइट कर रहा है। और जो चुनाव होगा इसका चुनाव तकरीबन 193 सदस्य देश हैं, वे सभी जनरल असेंबली में इसकी जो भी ये देश हैं जो कि जनरल असेंबली के मेंबर है वे लोग इसकी चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। और जून 2027 में यह चुनाव होगी और भारत जो है 2028-2029 के कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ रहा है यहाँ पर। और भारत यहाँ पर रिकॉर्ड 8 बार जो है टेम्पोररी मेंबर तो बन चुका है यूएनएससी के अंदर, लेकिन अभी तक परमानेंट नहीं मिला है। अगर आप देखें टाइमलाइन तो 1950 में, फिर 1967 में, फिर 72 में, फिर 77 में, फिर 84, 91 और फिर 2011 में, फिर 2021 में भी भारत नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है 2021 में। और फिर अब इस बार मैं समझता हूँ कि ये 9वां कार्यकाल होगा भारत का। तो यहाँ पर भारत कई बार ताकत भी अपनी दिखा चुका है, खास करके पीस कीपिंग मिशंस को लेकर के, जहाँ पर 3 लाख भारतीय अब तक काम वहाँ पे सेवा दे चुके हैं। और भारत करीब 50 यूएन पीस कीपिंग मिशंस का भी हिस्सा रह चुका है। तो भारत दुनिया के सबसे बड़ी पीस कीपिंग कंट्रीब्यूटर्स में शामिल है। हालांकि कई बार इसे लेकर के सवाल भी उठते हैं कि जब ये लोग हमें परमानेंट सीट और वीटो पावर देने में इतनी देर लगा रहे हैं तो फिर हम पीस कीपिंग कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा क्यों देते हैं। इसे लेकर के बड़े बड़े लोगों ने आवाज़ उठाई है, लेकिन वो सब अपनी जगह पे है। भारत अपना जो काम है, जो फर्ज है, जो कर्तव्य है उसको निभाता है। फिर अगर आप देखें तो जो डेवलपमेंट डिप्लोमेसी है उसे लेकर के भी भारत लगातार काम करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देशों का समर्थन मिल सके। कई देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं भारत के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, हेल्थ केयर पार्टनरशिप्स बढ़ाई जा रही है, एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स भी चल रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम कर रहा है। वैक्सीन डिप्लोमेसी का बेहतरीन आपने देखा कि कैसे उसमें भारत ने कमाल किया कूटनीति के मामले पर। अफगानिस्तान एक बेहतरीन उदाहरण है जिसे आगे बढ़ाने के लिए भारत कैसे काम कर रहा है। और ये केवल अफगानिस्तान की बात नहीं बल्कि कई सारे देश हैं जहाँ पर भारत के मिशंस चलते हैं और प्रोजेक्ट्स चलते हैं। इस तरीके से उसका फ़ायदा आपको इस चुनाव में मिलेगा। और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए भी छोटे छोटे देशों तक पहुँचने की कोशिश हो रही है। मोदी जी की जो लगातार यात्राएँ चल रही हैं उसे भी एक तरीके से कहीं ना कहीं चुनाव से ही देखा जाता है। और ये चुनाव
चुनाव 2 साल के लिए भारत का एक तरीके से दबदबा बढ़ा सकता है दुनिया के ग्लोबल मंच पर, वहाँ से भारत और भी चीज़ों को मजबूत करेगा। तो इस तरीके से हमने ये डिस्कस करा। फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।